हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में अरिहंत वाले सीरीज़ में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि प्री मौर्यन पीरियड को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था दोस्तों। ठीक है, इससे पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी बनी थी, मतलब टोटल अभी 3 वीडियो हो गई हैं। ये चौथी वीडियो है जो कि आज अरिहंत के जो सब्जेक्टिव वाली बुक है जीके की, जनरल नॉलेज की, उसके ऊपर है। इसमें हम लोग फॉरेन इन्वेशन एंड तमाम इसके अलावा जो रिलीजियस इन्वायरमेंट मूवमेंट जो चला, ठीक है, उसको देखेंगे। ये सब देखेंगे, जैनिज़्म बुद्धिज़्म सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म, ठीक है, यहाँ तक हम लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तक यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अगला हमारा जो टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। एंड बाकी भी अगर कोई भी कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, जो भी है। एंड ऑलरेडी जो कवर्ड बुक्स हैं उसमें लूसेंट की सब्जेक्टिव कवर्ड है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव कवर्ड है। इसके अलावा घटना चक्र, स्पीडी के करंट अफेयर, एडुटेरिया के करंट अफेयर, एडुटेरिया का 5000 बुक, YCT का यूथ कंपटीशन वाला बुक, ऐसी और भी कई सारे बुक्स हैं, मैं गिना नहीं पाऊँगा, बहुत सारी बुक्स हमने कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हमने कवर कर रखी हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते इस टॉपिक को, फॉरेन इन्वेशन। सो इंडिया पे जो फॉरेन इन्वेशंस हुए थे उसमें सबसे पहला जो इन्वेशन हुआ था वो था साइरस का। साइरस जो था ये पर्सिया का रहने वाला था। ठीक है, साइरस जो था, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको आपकी आसानी के लिए। तो ये जो पर्शिया का रहने वाला था साइरस, ठीक है, और साइरस जो है पर्शिया का रहने वाला था। पर्शिया जो है ईरानियन, यानी कि ईरान, मॉडर्न डे ईरान को कहते हैं, तो ईरानियन इन्वेशन में ये आता है। सो साइरस ऑफ पर्सिया वॉज द फर्स्ट फॉरेन कनकरर who penetrated well into India। ठीक है, ये इंडिया तक पहुंच गया था। एंड ही डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कैपिसा। ही इनरोल्ड इंडियन सोल्जर्स इन पर्शियन आर्मी एंड हिज सक्सेसर्स जैसे कि डेरियस वन एंड जेरस, दे ऑल्सो इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 516 BC। तो सवाल इस पे क्या बनता है? सवाल बनता है कि कौन सा पहला शासक था जिसने इंडिया पे आक्रमण किया? तो वो था साइरस। कहाँ का था? तो ये पर्शिया का था। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है अभी। साथ में इसके बाद डेरियस वन और जेरस ने भी इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, पंजाब सिंध ये सब, इस पे ये आक्रमण हुआ था। इसके बाद एलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ, द ग्रेट एलेक्जेंडर, सिकंदर जिसे हिंदी में कहते हैं, महान शासक, महानतम शासकों में से एक, दुनिया जीतने का सपना रखने वाला और जीता भी लगभग। ठीक है, वो बात अलग है कि इंडिया से वापस चला गया था, पूरा इंडिया कवर नहीं कर पाया। सो एलेक्जेंडर का इन्वेशन देखेंगे। एलेक्जेंडर द किंग ऑफ मकदूनिया, ये मकदूनिया का शासक था। ही कंकर्ड काबुल इन 328 BC एंड ही मूव्ड टू इंडिया थ्रू अनगार्डेड खैबर पास। खैबर पास पे कोई गार्ड तो रख नहीं सकते, पहाड़ी एरिया है, काफ़ी दर्रे वाला एरिया है। तो आज की डेट में तो आर्मी वगैरह से, सर्वेलेंस से नज़र रखते हैं, बट उस समय तो और दिक्कत थी। ठीक है, तो बिल्कुल अनगार्डेड जो खैबर पास था वहाँ से ये घुसा। अम्भी जो कि रूलर था उस समय तक्षशिला का रूलर था अम्भी। रेडिली उसने सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर को, क्योंकि उसको पता था कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही महान शासक है और खूंखार है, और वो उससे जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ठीक है, तो इसने एम्बी ने बिना लड़े जो है सरेंडर कर दिया। ही गॉट द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम पोरस। ये पोरस जो था, पोरस और अलेक्जेंडर के, ये पोरस भारतीय शासक था और ये अलेक्जेंडर से लड़ा। बैटल ऑफ हाइडेस्पीच रिवर वितास्ता, यानी कि झेलम को बोलते थे। ठीक है, झेलम को, रिवर वितास्ता को हाइडेस्पीच बोला गया। तो पोरस ने समर्पण नहीं किया। पोरस ने कहा कि होगा कितना भी महान शासक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी काबिलियत जितनी होगी उस हिसाब से मैं लड़ूंगा। और सच बताऊं तो इतना स्ट्रांगली, ब्रेवरी के साथ उसने लड़ा कि सिकंदर ने उसे हराने के बाद, पोरस को हराने के बाद भी
पूर्ण जो है उसका जो है सम्मान के साथ उसकी राजपाट को, उसकी गद्दी को वापस लौटा दिया था। बट ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बट ही वॉज, यानी कि जो सिकंदर था, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई जो अपना पोरस की ब्रेवरी की वजह से, सो ही रीस्टोर्ड टू पोरस हिज किंगडम एंड मेड हिमसेल्फ हिज एलाई, इसको अपना दोस्त बना लिया। आफ्टर द बैटल ऑफ सकाला, एलेक्जेंडर प्रोसीडेड अप टू बियास विथ अ व्यू टू कनकर ईस्ट, फर्दर ईस्ट में आना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एलेक्जेंडर को ये पता चला था कि कहीं ना कहीं फर्दर ईस्ट में, इंडिया के फर्दर ईस्ट में उधर जो है बहुत मतलब उधर ज़्यादा धन है उधर के तरफ, ठीक है, तो और भी ईस्ट आना चाहता था, बट उसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया नदी जो है ब्यास को क्रॉस करने से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उधर जो है एक मौर्यन जो है किंगडम में नंद वंश है, और नंद वंश में धनानंद बैठा हुआ है जिसकी आर्मी बहुत बड़ी है। हालांकि धनानंद आखिरी शासक था, उसको घमंड हो गया था, वो सुनता नहीं था, तो जो है यहाँ से इनकी आर्मी ने मना कर दिया फर्दर आगे जाने के लिए। सो ही वॉज फोर्स्ड टू रिट्रीट, ओके, एंड ही प्लेस्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अपना जो है ग्रीक एक गवर्नर सेलुकस निकेटर को यहाँ पे छोड़ के कि भैया अब तुम गवर्नर हो यहाँ पे, इसको जो है संभालो, मैं चलता हूँ, वापस चला गया। ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स, ठीक है, 19 महीने के लिए रहा वो, 326 BC से लेकर 325 BC तक, और फाइनली जब वापस गया तो बेबीलोनिया में उसकी जो है 323 BC में उसकी मौत हो गई। वो मात्र 33 साल का था, मात्र 33 ईयर्स ओल्ड था, और इसकी बेबीलोन में इसकी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो इन्वेशंस हुए हैं, चाहे वो ईरानियन यानी कि पर्शियन इन्वेशन हुए, चाहे अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ, इसका जो है असर क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, तो ईरानियन कॉन्टेक्ट गेव एन इम्पेटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड, ठीक है, इंडो ईरानियन ट्रेड को बूस्ट मिला इस लड़ाई की वजह से, ठीक है, बूस्ट मिला। देयर वाज ए कल्चरल एक्सचेंज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ खरोस्ट्री स्क्रिप्ट जो है, जिसमें अशोक की बहुत सारी जो है जो इंक्रिप्शंस थी वो लिखी गई हैं, खासकर उस रीजन वाली, नॉर्थ वेस्ट वाली। तो ये खरोस्ट्री जो है ये स्क्रिप्ट ईरान से आई हमारे यहाँ, फ्रॉम ईरान टू इंडिया। ऑल्सो इन द यूज़ ऑफ बेल शेप्ड कैपिटल्स, बेल शेप्ड कैपिटल स्कल्पचर जो है ना, खासकर आप देखना जो ये पिलर होता है यहाँ पे, इसका जो है ना लोटस, उल्टा लोटस ऐसे बेल शेप ऐसे बना होता है, ठीक है, ये जो है ये बेल शेप्ड कैपिटल ये ईरान से लिया गया है, स्कल्पचर में ईरान से लिया गया है। ओपनिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है, नई ट्रेड रूट्स खुली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के बीच में। इसके अलावा इंडियंस लर्न फ्रॉम ग्रीक्स इन द फील्ड ऑफ क्वाइनेज, खासकर जो मिनांडर की क्वाइनेज है, तमाम ऐसे क्वाइनेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने सीखा, क्योंकि इनकी ग्रीको रोमन जो क्वाइंस था, ग्रीक का रोमन का जो क्वाइंस हुआ करता था वो काफ़ी शुद्ध क्वाइन हुआ करता था, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वाइन हुआ करता था। तो क्वाइनेज सिस्टम हमने यहाँ से सीखा, एस्ट्रोनॉमी हमने सीखी इनसे, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीखा जो कि गांधार स्कूल बोला गया है, ठीक है। गांधार स्कूल कुछ नहीं है, गांधार स्कूल जो है ग्रीक जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म, उनके आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर उसमें थोड़ा सा इंडियन मिला था, तो गांधार स्कूल हो जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी ग्रीक सेटलमेंट्स इन काबुल एंड सिंध, ठीक है, काबुल और सिंध में बहुत सारे ग्रीक सेटलमेंट हुए, इस यही सारा इम्पैक्ट था इसका। नाउ वी विल सी रिलीजियस इन्वायरमेंट, ठीक है, रिलीजियस इन्वायरमेंट। सो द 6th century BC जो था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन ऑफ द वेरियस सेक्ट्स दैट इमर्ज्ड इन दिस पीरियड। तो क्यों इमर्ज हुए, क्योंकि हो क्या रहा था कि ब्राह्मणिज्म जो था लेटर वैदिक पीरियड में, खासकर 600 BC के पास आते आते उसमें इल इफेक्ट्स आ गए थे। जो पोजीशन था ब्राह्मण का वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया था, जो बाकी वर्ग थे उनको इज्जत नहीं मिल पा रही थी, ब्राह्मणिज्म काफ़ी टॉप पे जा रहा था, जो रिचुअल्स थे वो डिफ़िकल्ट बना दिए गए थे, तमाम ऐसी दिक्कतें थी, सोशल स्टेटस जो था ब्राह्मण्स को, शूद्राज को नहीं मिल पा रहा था।
इसी वजह से क्या है, इनफैक्ट जो क्षत्रिय थे, ठीक है, जो क्षत्रिय थे वो भी ब्राह्मणों से खुश नहीं थे. सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेयर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस रिलीजियस रिवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल्स रिवोल्यूशन में. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज एज ऑफ बुद्धा. ठीक है, एज ऑफ बुद्धा. So immediate cause for rise of heterodox sect के बारे में जानेंगे. immediate cause for the rise of heterodox sect. तो इसका जो था ये मेन कारण था कि ये जो समाज थी हमारी वो 4 वर्णों में बटी थी. वर्ण सिस्टम जो था ये मेन कारण था, और उसमें टॉप पे था ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है अपने आप को इतना पावरफुल बना चुका था कि बाकी जो 3 वर्ण थे उसके नीचे दबे चले जा रहे थे. रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय टू ब्राह्मण सुप्रमेशी. तो देखिए क्षत्रियों का जो रिएक्शन था, क्षत्रियों को लगा कि ये तो यार गलत है, हम भी कौन सा, हम तो लड़ाका कौम है, बट ठीक है ब्राह्मण क्या सब कुछ कंट्रोल करेगा क्या. इसीलिए एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, ये दोनों क्षत्रिय थे, और ये अलग धर्म की खोज कर दी इन्होंने, क्योंकि ये पागल हो रहे थे बेचारे, ये सब सोच समझ के कि देख के कि यार ये तो ब्राह्मण ज़्यादा ही दिक्कत करने लग गए. ठीक है, तो इट वॉज द रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय टू द ब्राह्मण सुपरमेसी एंड द डिजायर ऑफ वैश्याज टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजिशन विथ इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजिशन. तो हुआ क्या कि जो वैश्य थे वो व्यापारी होते थे, तो व्यापार करते करते उनके पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा हो गया कि इकोनॉमिकली उनकी कोई दिक्कत ही नहीं थी. इकोनॉमिकली तो वो ब्राह्मणों से भी ऊपर थे, बट उनको सोशल स्टेटस नहीं मिल पा रहा था. वो अभी भी यज्ञ करने में ब्राह्मण की हेल्प चाहिए, यज्ञ तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, ये नहीं, तमाम ऐसी दिक्कतों की वजह से उन्होंने कहा कि हट यार ब्राह्मणिज्म को अब छोड़ते हैं और कोई नया धर्म ढूंढते हैं. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब किया इन दोनों रिलीजन को, मेंबर बने, टू प्रिजर्व कैटल वेल्थ. तो होता क्या था कि बहुत सारे कैटलों की बलि दी जाती थी, बलि सिस्टम उस समय खूब आ गया था. तो अब भैया बलि दोगे तो कैटल जो है, कैटल का वेल्थ तो कम होगा ना. अब ब्राह्मण बोलता था कि नहीं, तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, तुम्हारे सारे पापों का एक ही इलाज है, बलि दे दो, 4 जानवर की बलि दे दो. तो ये जो कैटल वेल्थ का डिक्लाइन चल रहा था, ये बलि सिस्टम की वजह से, सेक्रीफाइसेस के चलते, उसको भी जो है प्रिजर्व करना था. Desire to go back to simple life, the use of Sanskrit in Vedic text was not understandable to masses. संस्कृत क्या था, आम भाषा नहीं थी. पाली प्रकृत उस समय आम भाषा हुआ करती थी लोगों की, बट संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा भाव दे दिया ब्राह्मणों ने, क्योंकि वही पढ़ते थे, उसको वही समझते थे, और बाकी लोगों को अलाउड ही नहीं होता था. मतलब उतनी शिक्षा उस संस्कृत के लेवल पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, मास की भाषा नहीं थी. तो अब जो था लोग मतलब परेशान हो गए थे कि भाई नहीं यार, कोई ऐसा धर्म आए जिसमें ये भाषा वाला चक्कर ना हो कि आप ग्रंथों को पढ़ना है तो भाषा. तो जो ये लिखी गई हैं जितनी भी टेक्स्ट हैं रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, रिलेटेड टू जैनिज़्म, वो सब लोकल लैंग्वेज में, प्राकृत, पाली वगैरह में है, अर्ध मगधी में भी है. अब देखिए, अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट नाम मैंने बताया था, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, इनको हम पढ़ते हैं. सो जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो ऋषभनाथ माने जाते हैं, फाउंडर. ठीक है, ऋषभनाथ पहले जो है तीर्थंकरा भी थे, गुरु. तीर्थंकरा का मतलब होता है गुरु. इनका एम्बलम देखो, अब जितने भी गुरु रहे उनका एम्बलम रहा है, सिंबल रहा है. तो इनका ऋषभनाथ का जो था ये बुल था. ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा और गुरु. द 23rd तीर्थंकरा वॉज पार्शनाथ. पार्शनाथ कौन से थे? 23वें थे. पार्शनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकरा, पार्शनाथ. इनका सिंबल था सरपेंट, सांप. ठीक है, ही वॉज द प्रिंस ऑफ बनारस. ठीक है, पार्शनाथ कहाँ के प्रिंस थे? ही वॉज द प्रिंस ऑफ बनारस हु हैड अबेंडन्ड द थ्रोन. इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट. इन्होंने एक साधु की जीवन जो है जीनी शुरू कर दी थी पार्शनाथ ने. और ये सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ के प्रिंस थे? तो ये बनारस के प्रिंस थे. एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट. ही डायड एट सम्मेत शिखर, जो कि पार्शनाथ हिल है, गिरिडीह झारखंड में. अभी भी कभी आप रांची से पटना आओगे तो ये पहाड़ दिखता है आपको, ये पहाड़ दिखता है. ठीक है,
द 24th तीर्थंकरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वाज महावीरा। एम्बलम इनका था लायन, इनका एम्बलम लायन है, ठीक है। 24th और आखिरी तीर्थंकर जो हुए वो वर्धमान महावीर ही हुए। तो महावीर सबसे महानतम तीर्थंकरों में से एक हैं, ठीक है। तो इनके लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो लाइफ ऑफ महावीरा, इनका जो बर्थ हुआ था, ही वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ, यांत्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे, यांत्रिक क्लैन से। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, त्रिशला इनका नाम था। 540 बीसी में इनका कुंडग्राम नियर वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। 540 बीसी में एट कुंडग्राम नियर वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और इनके सन इन लॉ जो कि इनके पहले चेले फॉलोवर जो हैं हुए, इनका नाम था जमाली सन इन लॉ। इन्होंने गृह त्याग किया, रिनंसिएशन किया एट द एज ऑफ 30, और 12 साल तक कठिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, कैवल्य की प्राप्ति हुई इनको। सो परफेक्ट नॉलेज एट द एज ऑफ 42 अंडर ए साल ट्री एट जिम्भिक ग्राम में साल ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। रिजु पालिका नदी। फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया पावा में इन्होंने पहला अपना जो है सरमन किया टू 11 डिसाइपल्स नोन एज गांधारस। 11 डिसाइपल्स को इन्होंने अपना पहला सरमन दिया, जिनको बोला जाता है गांधारस। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इनका डेथ जो हुआ ये 72 साल की उम्र में इनका डेथ 468 बीसी में ये पावापुरी नियर राजगृह में इनका देहांत हुआ, ठीक है। पावापुरी नियर राजगृह में 72 साल की उम्र में 468 बीसी में इनका देहांत हुआ। इनको टाइटल्स दिए गए हैं जीना और जिसे हम जितेंद्रिया भी कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को जीत ले। इनको टाइटल मिला है जीना या फिर जितेंद्रिया, वन हु कनकर्ड हिज सेंसेस। इनको केवलीन का भी टाइटल मिला है, दैट इज़ द परफेक्ट लर्नड मैन। अरिहंत का टाइटल मिला है, इस बुक का भी टाइटल यही है, ब्लेस्ड वन, अरिहंत, ठीक है। अरिहंत का मतलब क्या होता है? ब्लेस्ड वन, बहुत अच्छा, ये अरिहंत वालों ने अपने लिए लिखा है। फिर आता है महावीरा यानी कि द ब्रेव, इनको टाइटल मिला है, ठीक है। टाइटल्स इनको जीना या फिर जितेंद्रिया, वन हु कनकर्ड हिज सेंसेस, केवलीन या फिर परफेक्ट लर्नड, इसके अलावा अरिहंत, ब्लेस्ड वन एंड महावीरा द ब्रेव। अब हम इनके बारे में तो जान लिए, इनके टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। सो वी विल लर्न टीचिंग्स ऑफ महावीरा। सो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जब इनको ज्ञान की ही प्राप्ति हो गई तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सारी अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल्सो। बट जो बुद्ध थे, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बुद्ध ने जो कभी वेदों का अथॉरिटी, मतलब उसके अगेंस्ट में तो आए थे, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि वेदों को छोड़ दो ये, और ये भी नहीं बोलते थे, इस बात पे बिल्कुल मौन थे, वो कोई राय नहीं देते थे। गॉड वाले, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है कि नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोले उस पर। बट यहाँ पे महावीरा ने रिजेक्ट किया था द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल्सो। ही वॉज स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंट पर्सन, नॉन वायलेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया इन्होंने, और अपने जो सिद्धांत है टीचिंग्स में वो भी लोगों को, डिसाइपल को पढ़ाया कि नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस का तो इतना है कि 2 सेक्ट बट गए ना इसमें, काफ़ी मुश्किल हो गया था। जो श्वेतांबर दिगंबर वाला कॉन्सेप्ट है, तो दिगंबर जो है वो क्या है, बिल्कुल नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े पे ये बात हो गई। बाकी जो स्ट्रिक्टली जो जैनिज्म को फॉलो करता है, वो तो इनफैक्ट जो रास्ते चलते हैं उसको झाड़ू लगाते हैं पहले, कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए पैरों से। खेती नहीं करते हैं, खेती करेंगे तो उनको लगता है कि नहीं, कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, तो यार ऐसे काम कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा इनके इसलिए भी फॉलोअर कम हुए। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन बाई बिलीविंग इन द पेनांस एंड डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक जो था जैन धर्म को फॉलो करने वाला, अपना लिया था जैन को उसने, और फाइनली श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और वहाँ पे जाके जो है स्टार्वेशन से अपना जो है जान त्याग दे दिया।
ठीक है। तो ये कहते हैं कि साल्वेशन कीजिए, ठीक है, पेनांस कीजिए, डीप पेनांस, और मरना है आपको स्टार्वेशन के द्वारा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी पे ये विश्वास करते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड नॉन बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, ये ठीक है, कहते हैं कि कास्ट सिस्टम में कोई विश्वास नहीं करते, इक्वालिटी होना चाहिए। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, ये मानते थे कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको अगले जन्म में अच्छा कुछ बनोगे, ठीक है। तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल भी इन्होंने बोला है। बट जब अगर बात करते हैं बुद्ध धर्म की, तो वहाँ पे ऐसा कोई सोल से रिलेटेड मेटामॉर्फिक चीज़ें, ट्रांस माइग्रेशन, ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं की गई है। टीचिंग्स देख ली, अब इनकी हम फिलॉसफी भी देख लेते हैं। नंबर 1 फिलॉसफी है स्यादवाद की। स्यादवाद या फिर शायदवाद कहते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं इसको, स्यादवाद, ठीक है। स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों है अलग अलग थ्योरी। स्यादवाद का मतलब होता है मे बी, ठीक है, इट इज़ द थ्योरी ऑफ मे बी एंड 7 मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन आर पॉसिबल, ठीक है। ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो है ना 100% ऐसा नहीं हो सकता है कि यही है, मैंने बोल दिया ये है तो यही है, ऐसा नहीं होता है। ये स्यादवाद होता है, मतलब मे भी हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मे बी वाली जो कॉन्सेप्ट थी जैन फिलोसफी का पार्ट है स्यादवाद। फिर आता है अनेकांतवाद। इट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लुरलिटी एंड स्टेट्स दैट रियलिटी हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सच्चाई आपको अभी दिखेगी कुछ और, लेकिन आप उसके पीछे ढूंढना सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार ये बात थी, ये भी बात थी, ये भी बात थी। तो ये इन सब बातों को अनेकांतवाद थ्योरी में रखा गया, यानी कि थ्योरी ऑफ प्लुरलिटी, मतलब कि ये नहीं कि एक बार जो देखा वही विश्वास कर लिया कि भाई यही तो है, यही है, बट आपको उसके पीछे की कहानी क्या पता है, और भी सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। तो अनेकांतवाद की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ प्लुरलिटी कहते हैं, दैट स्टेट्स दैट रियलिटी हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो इसके 3 रत्न हैं, जैनिज़्म फिलोसफी में 3 रत्न हैं। अगर आपको जो है निर्वाण की प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, द अल्टीमेट गोल इज़ निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। तो निर्वाण की जो प्राप्ति करनी है उसके लिए 3 रत्न है, 3 रत्न इन्होंने बोले हैं। राइट फेथ रखनी पड़ेगी, यानी कि सम्यक विश्वास होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए, सम्यक विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा राइट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, यानी कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा राइट कंडक्ट होना चाहिए, आपका जो है बिहेवियर, सम्यक आचरण जो है, सम्यक आचरण होना चाहिए। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, आपका 3 रत्न है जैनिज़्म के, 3 रत्न है जैनिज़्म के। ज़्यादा 5 महाव्रत इसमें रखे हैं, जिसमें से 4 जो थे पार्श्वनाथ ने ही ऐड कर दिए थे, 5वां जो है महावीर ने ऐड किया था। ये 5 महाव्रत क्या है? 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉर मॉन्क। मॉन्क को ये करना ही करना पड़ता था। अहिंसा, नॉन इंजरी, वो अहिंसा का पुजारी होगा, कभी कोई हिंसा नहीं करेगा, सत्य बोलेगा हमेशा, नॉन लाइंग, यानी कि झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, सत्य बोलेगा। अस्तेय, कभी चोरी नहीं करेगा, नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, घर छोड़ना पड़ेगा, नॉन पोसेशन, कोई भी चीज़ आप नहीं रख सकते, अपरिग्रह होना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी या फिर कंटिनेंस, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये 5 महाव्रत बोला गया है। अनुव्रतास फॉर हाउस होल्डर्स माइनर वोज, ठीक है, जो हाउस होल्डर होते थे वो भी तो जैन को मानते थे ना, जैन धर्म को, तो उनके लिए कुछ, उनके लिए अलग चीज़ें थी। 4 प्रिंसिपल दिया गया था अनुव्रता में। द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स जो है महाव्रता वेर गिवन द बाय द पार्श्वनाथ, वाइल द 5th वाज एडेड बाय लॉर्ड महावीर, ठीक है। अब बोला गया है 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज देखते हैं। मति जनाना, मति जनाना, जो ज्ञान है ना उसके 5 जो है इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। नंबर 1 मति, मति मतलब होता है सेंस, ठीक है, सेंस ऑर्गन। मति ज्ञान यानी कि परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन। ये नॉलेज का एक सोर्स हो सकता है ब्रेन हमारा, ठीक है। परसेप्शन जो हम बनाते हैं कि ये परसेप्शन है मेरा, मैं मानता हूँ कैसा होगा वैसा होगा, दैट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। दूसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी कि क्लेयरवॉयंट परसेप्शन। क्लेयरवॉयंट परसेप्शन मतलब कि अवधि ज्ञान वो होता है कि समय जैसे जैसे आपको सिखाए, जैसे जैसे आप सीखा समय से,
वो आपका अवधि ज्ञान होगा। मति ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। फिर आता है श्रुत ज्ञान, नॉलेज रिवील्ड बाई स्क्रिप्चर्स। आपने जो कहीं स्क्रिप्चर्स पढ़ा, कुछ पढ़ा, वहाँ से नॉलेज लिया, ठीक है, स्क्रिप्चर्स पढ़ा आपने, वहाँ से नॉलेज लिया, दैट इज श्रुत ज्ञान। अगर आपको ज्ञान मिलता है मन पर्याय ज्ञान, तो इसका मतलब है टेलीपैथिक नॉलेज, किसी ने आपको बताया है, ठीक है, टेलीपैथिक नॉलेज मतलब कि किसी ने कम्युनिकेट किया आपसे, मन पर्याय ज्ञान, ठीक है, टेलीपैथिक नॉलेज। केवल ज्ञान यानी कि ओमनीसिएंट और टेम्पोरल नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज ऐसा है जो कि टेम्पोररी नॉलेज है, उसे केवल ज्ञान कहा गया। तो ये 5 तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज डिफाइन किए गए हैं जैनिज्म में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म को हम जानते हैं कि बाद में विवाद हो गया था स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो है विवाद होने की वजह से, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में, ठीक है, विवाद होने की वजह से कुछ कहानी है, कहानी में बताऊंगा, जो है जैनिज्म 2 भागों में बट गया था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ए सीवियर फेमिन लेड टू अ ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स फ्रॉम गंगा वैली टू डेक्कन। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी पीरियड में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और ये जो अकाल है ना, ये जो अकाल पड़ा, इसकी वजह से बहुत सारे जो जैन है वो गंगा वैली छोड़ के डेक्कन चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक वाले एरिया में चले गए। उसमें जो थे, उसमें भद्रबाहु जो था वो लीड किया था, जो इमिग्रेंट्स थे जो गए थे यहाँ से, उनको लीड किया था, इंसिस्टेंट ऑन द रिटेंशन ऑफ द रूल ऑफ न्यूडिटी विच लेड टू एस्टेब्लिशमेंट द दिगंबरास, ठीक है। भद्रबाहु जो था, जो कि लेके गया था इन सबको, उसने बोला कि हम जो है रूल ऑफ न्यूडिटी फॉलो करेंगे, मतलब नंगे रहेंगे, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, विच लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिगंबरास, दिगंबर बन गए। और जो लोग यहाँ पे रह गए थे, जो मॉन्क इधर ही रह गए थे, गंगा वैली को छोड़ के नहीं गए थे, उनको लीडर बन गए उनके स्थूलभद्रा। एंड ही रिमेन्ड इन नॉर्थ एंड अलाउड हिज फॉलोअर्स टू वियर वाइट गारमेंट्स। इन्होंने बोला कि यार ठीक है यार, वाइट गारमेंट्स पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है सेक्ट बना, ये श्वेतांबर। तो 2 सेक्ट में बट गया जैनिज्म। जैन लिटरेचर अब देखेंगे, जैन लिटरेचर। सो सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म वेर कंपाइल्ड इन 6th century AD एट बल्लभी विच इज इन गुजरात, ठीक है। सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म were compiled in 6th century AD at Ballavi which is in Gujarat, mostly written in प्राकृत लैंग्वेज। ये जो सेक्रेड टेक्स्ट लिखा गया है, सेक्रेड टेक्स्ट लिखा गया है जैनिज्म का, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। 6 क्लासेस में इसको बांटा गया है जैन लिटरेचर को, 6 क्लासेस में। नंबर 1 है, 12 इसमें अंगाज हैं, 12 अंगा, फिर इतने ही यानी कि 12 ही उपअंगाज हैं, 12 अंगाज 12 उपअंगाज, 10 इसमें परिकरनाज हैं, 10 परिकरनाज हैं, 6 इसमें छेद सूत्र है, 4 इसमें मूल सूत्राज हैं, 2 इसमें सूत्र ग्रंथाज हैं, ठीक है। ये जो है 6 भागों में जैन लिटरेचर को बांटा गया है। अदर इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्प सूत्र विच इज़ रिटन बाई भद्रबाहु इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। कल्प सूत्र जो है ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। इसके अलावा परिशिष्ट प्रवन हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, एंड भद्रबाहु चरित्र, ठीक है। ये सब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं। चलिए अब हम इसकी 2 काउंसिल हुई थी, दोनों काउंसिल को देख लेते हैं जैन काउंसिल में। सो पहली जो जैन काउंसिल हुई थी 300 BC में हुई थी। पहली जो जैन काउंसिल हुई थी वो 300 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। पहली जो जैन काउंसिल हुई थी वो 300 BC में हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्रा, और जो रॉयल पैटर्न दिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस समय डेवलपमेंट हुआ था, 12 अंगाज जो थे, और इन्होंने 14 जो पूर्वाज थे उसको रिप्लेस कर दिया था। फिर सेकेंड जैन काउंसिल जिसका हमने डिस्कशन किया था अभी 512 AD में हुआ था वल्लभी गुजरात में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे देवरिधगनी क्षमा रमना, ठीक है। ये जो है इसके चेयरमैन थे। और फाइनल कंपाइलेशन होता है यहाँ पे 12 अंगाज और 12 उपअंगाज का। जैनिज्म खत्म हुआ
अब हम देख लेते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। बुद्धिज़्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं 2 पेज में। जो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं वो फाउंडर गौतम बुद्धा हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन हुए? बुद्धिज़्म के फाउंडर हुए गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। इन्हें शाक्य मुनि या फिर तथागत भी कहा गया है। शाक्य मुनि की भी उपाधि दी गई है, तथागत भी कहा गया है। इनका ओरिजिनल जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका ओरिजिनल जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। लाइफ ऑफ बुद्धा, इनकी लाइफ की बात करें तो इनका जन्म होता है 583 बीसी में, ठीक है। 563 बीसी में इनका जन्म होता है। 483 में इनकी मृत्यु होती है, यानी कि 80 ईयर्स में, ठीक है। 563 होगा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 563 बीसी। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी प्रेजेंटली तो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय क्लैन में इनका जो है, कपिल वस्तु के शाक्य क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी। इनके फादर का नाम था सुदोधन और माता का नाम था महामाया, ठीक है। बट महामाया जल्दी मर गई थी, तो प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा था, स्टेप मदर थी। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और सन का नाम था राहुल। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और सन का नाम था राहुल। इनके टीचर जो थे, पहले टीचर वो थे अलारा कलामा और दूसरे टीचर उदरका थे। पहले टीचर अलारा कलामा थे, ये भी पूछा जाता है सवाल। दूसरे टीचर उदरका थे। तो इनके टीचर्स, ठीक है। अब इनके टीचिंग्स के बारे में देखते हैं। तो इनकी 4 प्रिंसिपल थी, 4 नोबल ट्रूथ जिसे कहते हैं, जिसे आर्य सत्य भी बोला गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा टीचिंग जो थी वो 4 नोबल ट्रूथ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा टीचिंग क्या है? 4 नोबल ट्रूथ है। तो हुआ क्या है कि एक बार ये जस्ट मतलब शादी इनकी नहीं, कम ही उम्र में, कभी ज़्यादा उम्र नहीं थी अपने, ये बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। अपने रथ के साथ, अपने चैरिटियर के साथ ये निकले बाज़ार में, ठीक है, कहीं निकले बाहर घर से। तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक तो इन्होंने जो है एक रोगी देखा, एक साधु देखा, ठीक है, एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, एक साधु देखा। तो उससे इन्होंने 4 ट्रूथ निकाले कि संसार में दुख है, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। संसार में दुख है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। दुखों का कारण है दैट देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। दुख समुदाय, ठीक है, इसे दुख समुदाय बोला कि दुखों का कारण है दैट देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। दुखों का निवारण भी है, इन्होंने कहा दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड बाई दुख निरोधा, ठीक है। दुख निरोध है, और दुख निरोधों के लिए जो है वो पाथ है, एक पाथ है जिसे अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, यानी कि दुख निरोध गमिनी प्रतिपादा, यानी कि पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ सॉरो। 4 बातें हैं। दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निवारण है, और दुखों का जो है निवारण के लिए एक रास्ता है, पाथ है, दैट इज पाथ लीडिंग टू सीसेशन ऑफ सॉरो। ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, रूट्स ऑफ ऑल ह्यूमन माइजरी वाज डिजायर, जिसे कहते हैं तीक्ष्णा, तृष्णा बोलते हैं, तीक्ष्णा बोलते हैं, तृष्णा, ठीक है। मतलब डिजायर, एक मतलब ललक जो होती है ना, मेरे पास ये हो जाता है, वो हो जाता है, और वो चीज़ मिलती नहीं है तो दुख होता है, ठीक है, दुख होता है। तो बोला कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा, रूट्स ऑफ ऑल ह्यूमन माइजरी वाज डिजायर and its annihilation was the surest way of ending unhappiness. One could get out of this chain of suffering and achieve the final salvation, that is nirvana, by following 8-fold path, that is अष्टांगिक मार्ग। अब बोला कि रास्ता क्या है भैया निर्वाण पाने के लिए, इन सब चीज़ों के, इन पछड़ों से निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपना लो, ठीक है। वो अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। ये जो 8-fold पाथ है अष्टांगिक मार्ग, इसमें नंबर 1 आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये आपकी जो है 8-fold पाथ है। इसे फॉलो कर लोगे तो जीवन से जो है दुख खत्म हो जाएंगे।
इन्होंने 3 ज्यूल्स भी दिए जिसे त्रिरत्ना कहते हैं। त्रिरत्ना अगर हम बुद्ध की बात करें तो यहाँ पे हम बुद्ध, धम्म और संघ की बात करेंगे। नंबर 1 बुद्ध खुद, ठीक है, द इनलाइटेंड, 3 ज्वेल जो है बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसमें नंबर 1 तो बुद्धि हो गए। नंबर 2 पे आता है धम्म, यानी कि बुद्ध से रिलेटेड डॉक्ट्रिन जो है। नंबर 3 है संघ, जो संघ में रहने के लिए ऑर्डर है। अगर आप मॉन्क बनते हो तो आप कुछ नियम फॉलो करोगे, वो ऑर्डर आपको मिलेगा, ठीक है, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। सो बुद्ध धम्म संघ जो है इसके 3 ज्यूल्स हुआ करते थे। बिलीफ इन निर्वाणा बिलीफ इन निर्वाणा ऑल्सो नोन एज मोक्षा और साल्वेशन, इट रेफर्स टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस। जो होता है ना, अल्टीमेट ब्लिस क्या होता है कि आप मतलब जो नशा आप शराब पी के 5 पैक मार के 3 पैक मार के जो आपको नशा आता है ना, सब लगता है कि उड़ रहे हो, हवा में हो, कोई टेंशन ही नहीं है, चंद देर के लिए, जब तक शरीर में नशा है तब तक है, उसके बाद उतरते ही फिर उल्टी करोगे, हाँ, पेट खराब होगा, लीवर खराब होगा। लेकिन ये जो ब्लिस है, ये जो ब्लिस है अल्टीमेट ब्लिस, ये अलग ब्लिस थी। ये कोई इसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं, कोई केमिकल जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस फेज में आ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, निर्वाण में चले जाते हैं, साल्वेशन में, डीप साल्वेशन में, कंप्लीट साल्वेशन में, तब आपको जो है वही ब्लिस मिलता है जो एक नशा वाला मैंने बताया। वेयर बाई द पर्सन गेट्स फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आप जो है जीवन चक्र से निकल जाते हैं। बिलीफ इन अहिंसा, बिलीफ इन अहिंसा इसका कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा एंड मध्य मार्गा, मध्यम प्रतिपादा, मिडिल पाथ। तो देखो गौतम बुद्धा कहते थे ना कि मध्यम पाथ अपनाओ अगर अच्छे से जीना है तो। मध्यम पाथ से मतलब है कि अभी इतना भी मत खा लो कि मैं बीमार पड़ जाओ, मोटे हो जाओ, डायबिटीज़ हो जाए, तमाम चीज़ें हो जाए। इतना कम भी मत खाओ इतना शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट भी मत दो कि मर ही जाओ। बोले मीडियम रखो, हर चीज़ को मीडियम रखो, मध्यम पाथ, चलते रहो, बढ़ते रहो, ज़िंदगी अच्छी कटेगी। इनफैक्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया था जब अपना पेनांस, तो इन्होंने पेनांस में खाना पीना छोड़ा था, तो देखे कि भैया ऐसे तो मैं मर जाऊंगा कुछ ही दिनों में तो इन्होंने फिर धीरे धीरे हल्का हल्का खाना शुरू कर दिया था। तो ये कहते हैं कि मध्यम प्रतिपाद होना चाहिए, यानी कि जो है मध्यम प्रतिपाद होना चाहिए। मध्यम प्रतिपादा की बात की गई है, मिडिल पाथ की। चलिए अब हम बात करेंगे जैसे जैनिज्म बटा था 2 भागों में, वैसे जो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ये 3 भागों में बटा है, ठीक है। मेनली 2 भागों में, वैसे हीनयान और महायान, वज्रयान भी है, ठीक है। तो वज्रयान क्या है? इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड दैट साल्वेशन कुड बी अटेन्ड बाय मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्रा, ठीक है। इस सेक्ट को फॉलो करने वाले जो हैं, इसके फॉलोअर बिलीव क्या रखते हैं कि जो निर्वाण है या फिर साल्वेशन है उसे पाया जा सकता है अगर आपके पास मैजिकल पावर हो, यानी कि वज्रा हो आपके पास। द चीफ डिविनिटी ऑफ द सेक्ट इज़ ताराज। ताराज बंगाल और बिहार, ईस्टर्न बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ, मेन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन। कहते हैं हीनयान, हीनयान को लेसर व्हीकल भी कहा जाता है, मतलब जो बुद्ध को ही मानते हैं, कहते हैं कि बुद्ध ही थे, उनकी ही टीचिंग थी, हम उसके बाद जो है बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं, डिसाइप जो उसको बुद्ध को टेक ओवर जो करते हैं उनको नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हीनयान कहा गया है। और हीनयान वाले जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, भगवान नहीं मानते थे बुद्ध को, बुद्ध की टीचिंग्स को ज़रूर मानते हैं, ठीक है, हीनयान वाले। वही महायान वाले ये अब बुद्ध की पूजा करने लगे थे, बुद्ध को भगवान मान लिए थे, बुद्ध के पुनर्जन्म की बात करने लग गए, उनके आगे वाले जन्म की बात करने लग गए महायान वाले। तो ये डिफरेंस है। अब बात करें अगर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की, तो हीनयान लिटरेचर जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। हीनयान लिटरेचर बुद्धिज़्म से रिलेटेड पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें त्रिपिटका आता है, त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों को मिला दिया जाए तो 3 पिटक हो गया ना, तो त्रिपिटका आता है।
तो इनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे विनय पिटक जो है, इट इज़ रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स, इट इज़ रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स। ये क्या है? ये विनय पिटक है। विनय पिटक क्या है? इट इज़ रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स। वही अगर सुत्त पिटक की बात करें तो ये जो है, जो बुद्धा ने पढ़ाया है, जो उनके जो सरमन्स है उसका जो कलेक्शन है, उसे सुत्त पिटक कहते हैं। कहता है अभिधम्म पिटक। ये जो है फिलॉसफी है बुद्ध की टीचिंग की, बुद्ध की टीचिंग की फिलॉसफी को रखा गया है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ बुद्धा टीचिंग इज कॉल्ड अभिधम्म पिटक। सम फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स सच एज असुघोष, नागार्जुन, असंगा, वसुबंधु, बुद्ध घोष, दिनागा एंड धर्मकृति को माना गया है। सम फेमस बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो अश्वघोष हैं, जो कि पटना के निवासी थे, नागार्जुन, असंगा, वसुबंधु, बुद्ध घोष, दिनागा और धर्मकृति वगैरह कुछ फेमस जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुए। बोधिसत्वा क्या है? बोधिसत्वा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। बोधिसत्वा जो है, ऐसा माना गया है कि बुद्ध के प्रीवियस जन्म या फिर आने वाले जन्म को बोधिसत्वा कहा गया। सो वज्रपानी, एज पर बोधिसत्वा वज्रपानी, ये यहाँ पे बुद्ध को बोला गया है कि बुद्ध वाज हु वाज होल्डिंग थंडर बोल्ट इन हैंड, ठीक है। जो वज्र होता है वो होल्ड करके अपना बोधिसत्वा अगर खड़े हैं तो वो बुद्ध हैं। इसके अलावा अवलोकितेश्वर भी कहा गया है बुद्ध को बोधिसत्वा में। पद्म पानी भी कहा गया है, लोटस बियरर। इसके अलावा मंजूश्री, हु होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग 10 पैरामीटर्स। इसके अलावा सिति ग्रभा, यानी कि गार्जियन ऑफ पिर्गेटरीज, मैत्रेया द फ्यूचर बुद्धा एंड अमिताभा अमितयुषा, यानी कि बुद्धा ऑफ हेवन, बुद्धा ऑफ हेवन। अब हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स। बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हुए हैं फेमस, जैसे उसमें स्तूपा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। खैर वो आगे देखेंगे। सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोन पिलर्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एट गया, सांची एंड भरहूत। स्टोन पिलर्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एट गया, सांची एंड भरहूत, ठीक है। सांची जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, गया तो सबको पता ही होगा। तो स्टोन पिलर्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एट गया, सांची एंड भरहूत। नंबर 2 है गांधार आर्ट एंड द ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ बुद्धा। गांधार आर्ट में क्या है? देखो, बुद्ध कभी नहीं बोलते थे कि मूर्ति पूजा करो, वो तो अगेंस्ट थे आइडल वर्शिप ये सब के। लेकिन जो महायानी आए, जब सेक्ट बटा महायानी आ गए तो उन्होंने ना मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उसमें 2 स्कूल काफ़ी फेमस हुए। एक गांधार आर्ट स्कूल, गांधार स्कूल कहते हैं जिसे, और एक मथुरा स्कूल जो कि इंडिजिनस थी, मथुरा वाली। तो गांधार आर्ट स्कूल में बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कुषाणों के पीरियड में ये काफ़ी फेमस हुआ था। केव आर्किटेक्चर भी काफ़ी फेमस है। अगर बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर की ही बात कर रहे हैं तो बिहाराज जो बने हैं, जैसे कि केव आर्किटेक्चर इन बराबर हिल्स एट गया एंड वेस्टर्न इंडिया अराउंड नासिक में जो बने हैं वो भी काफ़ी फेमस है। आर्ट पीसेज ऑफ अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, यहाँ पे जो स्तूपा के अगल बगल में जो आर्ट पीसेस बनाए गए थे वो भी काफ़ी फेमस। स्तूपा तो है ही, स्तूपा नंबर 1 पे आता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म बात करें तो स्तूपा नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्योंकि जो ये स्तूपा है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रेलिक्स, यानी कि जो बॉडीली रिमेन्स हो गया या फिर कोई उनकी वस्तु हो गई बुद्धा की, ये स्तूपा में दबा रहता है, ठीक है। या फिर उसके बुद्ध के कुछ रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट मॉन्क्स हैं, उस रेलिक्स को नीचे रख के उसमें स्ट्रक्चर स्तूपा बनाया जाता था, ठीक है। तो स्तूपा रेलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट मॉन्क्स को रख के स्तूपा बनाया जाता था। चैत्या जो था ये प्रेयर हॉल हुआ करता था। चैत्या जो हुआ करता था, ये पूछा जाता है सवाल कि चैत्या, व्हाट इज चैत्या? तो चैत्या वाज द प्रेयर हॉल ड्यूरिंग बुद्धिज्म पीरियड। एंड बिहारा जो था ये रेसिडेंस था मॉन्क के लिए। चैत्य था प्रेयर हॉल और
बिहारा जो था ये रेसिडेंस था, ये रेसिडेंस था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। चलिए अब देखते हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखते हैं। सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, उसके लोकेशन और फाउंडर, ये सवाल इससे एक बन जाता है तो इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा, बुद्धिस्ट काउंसिल भी याद रखना है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड थी? बोड़ा गांव बिहार में, बोड़ा गांव बिहार में, नालंदा में ही पड़ता है। ये कुमार गुप्तवन जो कि गुप्तों का शासक था, इसने बनवाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में, बिहार में, धर्मपाल ने, जो कि एक पाल रूलर था, बनवाया था। सोमपुरी, सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में, धर्मपाल ने ही बनवाया था। ठीक है, तो विक्रमशिला, सोमापुरी दोनों धर्मपाल, पालों ने बहुत बनवाया। ठीक है, फिर आता है जगदल कॉलेज, जगदल कॉलेज जो था, जगदल यूनिवर्सिटी बंगाल में बनी, रामपाल ने इसे बनवाया था, ये भी पाल रूलर था। उदंतपुरी, ये तो गोपाल जो कि फाउंडर था पाल डायनेस्टी का, इसने बिहार शरीफ में उदंतपुरी का यूनिवर्सिटी बनवाया था, बिहार शरीफ बिहार में। ठीक है, तो बिहार में आप देख लो नालंदा, विक्रमशिला, बिहार शरीफ में उदंतपुरी। ठीक है, तो पालों का जो था वो एरिया भी बंगाल और बिहारी था। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल और उससे रिलेटेड जो आउटपुट निकले, डेवलपमेंट जो हुए। तो भैया बात करें अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि हुआ था 483 BC में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में। वेन्यू कहाँ था इसका? सप्तपर्णी केव, राजगृह में इसका वेन्यू था। मतलब जिस साल गौतम बुद्धा का देहांत हुआ था, उसी साल जो अजात शत्रु था उस समय वहाँ पे गद्दी पे बैठा था, हर एक डायनेस्टी के मगध का राजा था, उसने तुरंत ही ये करवा दिया था उसी साल। किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो ये महाकश्यप के चेयरमैनशिप में हुआ था, और रॉयल पैटर्न दिया था अजात शत्रु ने। एज डिस्कस्ड ही वाज रिलेटेड टू हर एक डायनेस्टी। डेवलपमेंट क्या हुआ यहाँ पे? सुत्त पितक और विनय पितक का जो था कंपाइलेशन किया था आनंदा और उपाली ने मिलकर, आनंदा और उपाली ने मिलकर जो है सुत्त पितक और विनय पितक का जो है कलेक्शन जो है किया था। सुत्त पितक क्या था? जो बुद्ध की टीचिंग्स थी वो सुत्त पितक में थी। ठीक है, बुद्ध की टीचिंग्स। और विनय पितक में क्या था? संघ से रिलेटेड जो ऑर्डर था वो विनय पितक में था। सेकंड आता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में। 100 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ बुद्धाज डेथ पे 383 BC में एक और जो है बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया, जो कि वैशाली में ही किया गया। और चेयरमैन रहे इसके सबाकामी। रॉयल पैटर्न दिया इसको काला शोका ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इस समय क्या हुआ? मॉन्क्स के बीच में स्प्लिट हो गया, जो मॉन्क्स थे उनके बीच में स्प्लिट हो गया, और उन्होंने अपने आप को बांट लिया स्थाविरवदीन्स और महासंघिक्स में। ठीक है, बट गए। फिर 3rd सेंचुरी BC में, अशोका के समय में 250 BC में एग्जैक्ट ये ईयर है, पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तीसा के चेयरमैनशिप में, अशोका था उस समय गद्दी पे, मौर्य डायनेस्टी का मगध पे बैठा था। ये हुआ था 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसमें जो डेवलपमेंट निकल के आया वो था कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक, जो कि त्रिपिटक का आखिरी पिटक था। तो चौथा जो और आखिरी जो ये काउंसिल हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 72 AD में कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे ये हुआ था। और इसमें जो इसका प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, वो था वसुमित्र चेयरमैन। ठीक है, एंड अश्वघोष 2 लोग थे इसमें। कनिष्क इस समय गद्दी पे बैठा था, इसी ने करवाया था, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इस समय जो है हीनयान और महायान में बुद्धिज़्म बट गया। अब देखो ग्रेट जो इवेंट्स हुए महात्मा बुद्धा से रिलेटेड लाइफ में उनके, और उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं और रिलेटेड इंसिडेंट्स भी है, वो एक जो है कॉलम में देख लेते हैं। तो जब जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, तो उसे किस सिंबल से दिखाया जाता है? लोटस से और बुल से, दोनों से दिखाया जाता है उनके जन्म को। और इनका जन्म कब हुआ था भैया? तो 563 BC में लुम्बिनी में, शाक्य ट्राइब कपिलवस्तु में, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था। फिर आता है जब इन्होंने घर छोड़ा था, रिनंसिएशन किया था, उसे कहा जाता है
महाअभिनिष्क्रमण बोला जाता है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। कब किया था? तो 29 साल के एज में, जब उन्होंने 4 सीन देखे थे। एक ओल्ड मैन देखा था, एक सिक मैन देखा था, एक डेड बॉडी देखा था और एक एसेटिक देखा था। ठीक है, ओल्ड मैन देखा था तो उनको लग गया कि भैया कि अब मतलब ये देखने के बाद उनको समझ ही नहीं आया कि क्या है जीवन, क्या है। तो जीवन क्या है खोजने चले गए, रिनंसिएशन किया और इसको दिखाया गया हॉर्स सिंबल से। कहते हैं निर्वाण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम संबोधि भी कहते हैं, इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई, तो बोधि ट्री के सिंबल से दिखाया जाता है इस इवेंट को, क्योंकि बोधि ट्री के ही नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में। ठीक है, 35 साल की उम्र में एट उरुवेला बोधगया में, 35 साल की उम्र में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला बोधगया का ही नाम है, पुराना नाम। ठीक है, तो उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में, अंडर ए पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना नदी, जिसे हम निरंजन नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है, निरंजन नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। ऑन 49th डे ऑफ मेडिटेशन। फिर आता है धर्म चक्र परिवर्तना, जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, जिसे हम व्हील से दिखाते हैं, फर्स्ट सरमन जो दिया जिसे हम व्हील से दिखाते हैं, ये कहाँ दिया था? सारनाथ में, वेयर हिज 5 डिसाइपल्स हैड सेटल्ड, 5 डिसाइपल सेटल हुए थे। और जब हम जैन की बात किए थे तो हमने कहा था कि फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, तो उस समय कितने डिसाइपल थे? 11 डिसाइपल थे उनके, जैन वाले महावीर के। अब हम देखते हैं हेट्रोडॉक्स कुछ सेक्ट थे इसी के समकालीन, बुद्धिज्म के समकालीन, जैनिज्म के समकालीन, उसको देख लेते हैं। तो इसमें था एक सेक्ट आजीवक कहते हैं, आजीवकास जो थे, इसके फाउंडर थे गोसला मस्करी पुत्रा इनके जो फाउंडर थे। ही बिलीव्ड इन द फेट कॉल्ड नियति में ये विश्वास कर रहे थे। फिर आता है एमोरलिज्म में इसके जो फाउंडर थे वो थे पुराना कसपा। और थियरी क्या है इनकी? समकाहा फिलॉसफी को विश्वास करते थे। चारवाक स्कूल के फाउंडर थे अजीता केस कंबलिन। उच्छेदवादा एनिहिलेशनलिज्म इसका जो है थियरी था। हिंदू बैसिस्का स्कूल, इसके फाउंडर थे पकूधा कत्यायन। इसमें थियरी क्या है? सौरो है, हैप्पीनेस है, लाइफ आर इनडिस्ट्रक्टिबल लाइक अर्थ एंड वाटर। तो यहाँ पे जो है ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर होगा मौर्यन एम्पायर से। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो यार दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।